तो आज वीडियो नंबर 5 में मैं सुनील सर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप देख रहे थे कि वीडियो नंबर 4 में हम लोग आईपीएससी नाम लिख रहे थे और आज उसके आगे थोड़ा सा और आईपीएससी नाम मैं बताता हूं। HOOC CH2 फिर CH CH2 COOH। आप मुझे बताइए, काउंट करेंगे, इधर से करिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और ये 6 नंबर। इसका आईपीएससी नाम लिखना है तो प्रोपेन लिखिए ना। प्रोपेन क्यों कह रहे हैं, प्रोपेन लिखिए। प्रोपेन इसलिए, देखिए एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर, एक प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये बेंजीन है, इसके साथ COOH जुड़ा है, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। अब तो आसान है ना, बेंजीन है तो बेंजोइक अम्ल लिख देंगे। आईपीएससी नाम में बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है, आप चाहे तो बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। यह बेंजीन है, इसके साथ CH2 COOH है। इसका नाम लिखना चाहते हैं साधारणतः फिनिल। देखिए CH2 होता है ना, फिनाइल होता है, फिनिल एसिटिक अम्ल लिख सकते हैं। या अगर आप लिखना चाहते हैं तो देखिए इधर से काउंट करिए 1 2, तो 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। फेनिल इसके लिए लिखते हैं, इस बेंजीन के लिए, और 2 कार्बन होता है तो एथेनोइक अम्ल भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक और आप देख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन दिया है, डबल COOH यहाँ भी है, COOH यहाँ भी है। इसका नाम होगा थैलिक अम्ल। अगर नाम लिखते हैं तो यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2, तो पहले बेंजीन लिख लीजिए, बेंजीन और 1 कामा करके 2 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखेंगे। यानी जब भी बेंजीन के साथ कोई COOH जुड़ा होता है ना, तो उसको हम लोग हमेशा कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में ही लिखते हैं। ये चीज़ याद होना चाहिए। यानी उसको हम लोग वही कैसे नहीं जोड़ेंगे बाबू, हम बता रहे हैं बार बार, ये चीज़ को आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आपको दिखाई दे कि बेंजीन के साथ अगर ये सब जुड़ा है ना, तो इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, कुछ और बातें को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। दिखा रहे इसमें है कि कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना एल्डिहाइड और कीटोन के भांति कार्बोक्सिलिक कार्बन परमाणु sp2 संकलित होता है। अतः इसे कार्बन परमाणु से आबंधित तीनों परमाणु एक ही तल में उपस्थित होते हैं और इनके बीच लगभग 120 अंश का कोण बनता है, जैसा कि चित्र में दिखा है। यह C है, सबके साथ देखिए COO रहेगा, OH रहेगा, C रहेगा, फिर तो सबके बीच में 120 अंश का कोण बनता है। उसके बाद से जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि। यानी आप जो भी बनाएंगे ना, उसमें COOH उत्पाद के रूप में इधर आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे CH3 COOH हो, चाहे CH3 CH2 COOH हो, माने कुछ भी बनाइए उसमें COOH आना चाहिए। देखिए पहला आपका अणु प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड से, तो देखिए एल्कोहल है क्योंकि OH आया है, RCH2OH है कि अमीनोफोर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो RCOOH का निर्माण होता है। तो बन गया ना। हाँ, आप देख रहे हैं किस तरीके से RCH2OH है तो R यहाँ पर CO फिर OH ऑक्सीकरण हुआ, इसमें बता सकते हैं। अच्छा, ये अगर आप देखते हैं CH3 CH2 का ये फिर CH2OH, तो फिर आपका ये बन जाएगा डेकेनाइक अम्ल क्योंकि 10 कार्बन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए एल्डिहाइड है ना, RCHO ऑक्सीकरण करा दीजिए तो R, बस कितना आसान विधि है। एक O आपको चाहिए, बस एक O आ जाएगा तो COO हो जाएगा। तो R है, CHO है, एल्डिहाइड है, O से ऑक्सीकरण करा देंगे तो एक O आके इसमें बढ़ जाएगा तो RCOO का निर्माण हो जाता है। चलिए, पहला विधि आप आराम से समझ गए होंगे, बना सकते हैं। दूसरा है एल्किल बेंजीन से। एल्किल बेंजीन का मतलब मेथिल बेंजीन ले लीजिए, है क्या है। एल्किल का मतलब मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, सब आता है। तो आप देखिए किस तरीके से मेथिल बेंजीन है, इसी क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के या मोनोफोर से कराते हैं हम लोग, तो जो है जो बनाना था वो बन गया है। यहाँ पर बेंजोइक अम्ल बना है, बेंजीन है उसके साथ COOH है। समझ रहे हैं ना। एल्किल बेंजीन जब भी कहेगा ना तो इसका मतलब ही होता है कि मेथिल रहेगा उसके साथ बेंजीन आ जाएगा, या प्रोपिल रहेगा उसके साथ बेंजीन आ जाता है। ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। तो हमने मेथिल बेंजीन ले लिया और मेथिल बेंजीन की क्रिया पोटेशियम परमैंगनेट अम्ल ने करा दिया, तो कराने के बाद देखिए आपका बेंजोइक अम्ल बन गया। अच्छा,
तो चलिए अब तीसरा जो बात आता है जिसका नाम होता है नाइट्राइल और एमाइड से। याद करो, नाइट्राइल का जो सूत्र होता है आर होता है CN होता है, इसके साथ H प्लस या OH माइनस के साथ क्रिया कराएंगे तो आर वहीं रहेगा, C वैसे ही रखेंगे। और देखो ना, एक जो O है ना, ये O इसी के साथ आ जाएगा, फिर आपके NH2, एक तो यानी यहाँ पर पहले से है, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, H2 हो जाएगा। फिर H प्लस और OH माइनस से क्रिया कराएंगे तो R हो जाएगा, R तो पहले से है, C है, एक ऊपर O है तो O आ जाएगा, एक यहाँ से O आ जाएगा, एक H आ जाएगा, RCOOH का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये जो बात है ना, ये तो आपका नाइट्राइल होता है। नाइट्राइल की मतलब होता है कि इसमें CN आना चाहिए। तो देखिए RCN है, H प्लस OH की उपस्थिति में कराए तो ये पहले एमाइड बना, फिर एमाइड की क्रिया H धनायन से कराए तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की निर्माण। ये भी एमाइड है, देख रहे हैं, CH3 CONH2 H3O प्लस की उपस्थिति में क्रिया कराए तो CH3 COOH प्लस NH3 का निर्माण। देखिए यही सब क्लियर कर लीजिएगा कि जब भी आपके नाइट्राइल करेगा ना तो उस यौगिक में CN जरूर आना चाहिए, ये बात याद रख लो आज। और जब भी आपका एमाइड करेगा तो एमाइड की मतलब ये होता है ना कि CO के साथ NH2 होगा। यानी जो बात आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जब भी आपको बात कहे कि नाइट्राइल क्या होता है तो आप ज़रूर याद रखिएगा CN रहेगा। अगर CH3 CN रखते हैं तो इसका मेथेन नाइट्राइल होता है। अगर CH3 CH2 CN रहेगा तो उसका भी नाम होता है। और एमाइड की बात होती है तो आप जानते ही होंगे, एमाइड में CO के साथ NH2 जूटा होना चाहिए। तो ये सब जूटा होता है और हम लोग बता सकते हैं कि ये एमाइड आपका है। तो एमाइड और जो आपका देख रहे थे नाइट्राइल है, उसके द्वारा भी हम लोग कार्बोक्सिलिक बनाना है। मैंने आपको बताया था जो भी उत्पाद में आप बनाएंगे तो उसमें हमेशा एक बात ज़रूर याद रखेंगे कि COOH आना चाहिए, ये बात ज़रूर आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आप नाइट्राइल और एमाइड से भी बना सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कार्बोक्सिलिक को बनाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा विधि है। तो जो अगला विधि है वह है गिरनार अभिकर्मक से। एक बात ज़रूर याद रखना, जब भी गिरनार अभिकर्मक की बात करेगा तो R होता है, Mg होता है, इसके साथ X होता है। यही तो है एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। R के लिए एल्किल, Mg के लिए मैग्नीशियम हाइलाइड, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो R तो पहले से है CO, ये CO है, इसके साथ एक और है ना O जुड़ जाएगा। फिर आपके Mg पर जो X है X पूरा आपके ऐड हो जाएगा। फिर जब इसमें की क्रिया H आयन बाहर निकाल देंगे तो R और COOH आकर के मिल जाएगा, बाकी जो MgX है बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हैं? यानी गिरनार अभिकर्मक से आपको जब भी कहेगा बनाने के लिए तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि RMgX है, इसी को एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड कहते हैं। और आप देख रहे हैं इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने के बाद R, आप देखिए यहाँ पर R है, CO के ऊपर O है, फिर आपके Mg के ऊपर प्लस है, फिर आपके X के ऊपर माइनस है, और फिर आप इसके आगे जब हम लोग क्रिया करा रहे हैं तो देख रहे हैं बन गया है RCOOH। ठीक है, चलिए आगे जो विधि आपका है उसका नाम है एसिल हाइलाइड या एनहाइड्राइड से। देखिए एसिल हाइलाइड का जब भी नाम कहेगा ना तो CO के साथ Cl आना चाहिए। तो RCOCl है, H2O को उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो R तो ही रखेंगे, एक O बढ़ रहा है ना तो COO, एक H यहाँ से होगा और फिर जो Cl होगा वह माइनस करके बाहर निकल जाए। फिर आप OH आयन और H2O को उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो R COO पर माइनस प्लस Cl पर माइनस, फिर आपका हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो RC। तो आसान है, यानी जब भी बात करेगा एसिल हाइलाइट की तो आप इसमें कह सकते हैं कि एसिल हाइलाइट के लिए जो RCOCl है इसकी क्रिया जल की उपस्थिति में कराएंगे तो आप देखिए RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा और क्लोरीन आपके बाहर निकल जाएगा। और एसिटिक एनहाइड्राइड है तो देखो यही है C6H5CO का ट्वाइस O, इसका नाम होगा बेंजीन एंड एनहाइड्राइड। इसकी जब क्रिया कराएंगे C6H5PS यानी ये बेंजोइक अम्ल बनेगा। तो एनहाइड्राइड से भी हम लोग बना सकते हैं।
और देख भी रहे हैं कैसे बनाया गया है। तो ये जैसे पूछा जाता है वैसे हम लोग बना लेते हैं। एनहाइड्राइड का जो मेथिन होगा CH3, इसके साथ जो होगा CO का ट्वाइस होगा, इसके साथ O जुटा होगा और हम लोग बता सकते हैं। चलिए अगला जो विधि आता है उसका नाम होता है एस्टर। एस्टर की पहचान आपको होगी, बीच में COO होता है, दोनों बगल एल्कील जुड़ा होता है, तो ये एस्टर की पहचान होती है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है एथिल बेंजेनोएट, ये बेंजीन है, COO है, C2H5 है, इसीलिए हम इसको एथिल बेंजेनोएट कहते हैं। और एथिल बेंजेनोएट है आपका, और इस एथिल जो बेंजेनोएट है इसकी क्रिया आप H3O+ की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका जो है बेंजोनोइक अम्ल बना, ये गलत लिख दिया, बेंजोनोइक अम्ल बनेगा और फिर आपके एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा एस्टर, एस्टर का मतलब ये होता है कि दोनों बगल एल्कील होना चाहिए, बीच में आपके COO होना चाहिए, यही एस्टर की पहचान होती है। तो हम लोगों ने देखा कि एस्टर की पहचान में कि हम लोगों ने एथिल बेंजोनोएट लिए और H3O+ की उपस्थिति में जब हम लोगों ने क्रिया कराया तो क्रिया कराने के बाद बेंजोनोइक अम्ल बना और आपका बेंजोनोइक अम्ल बना और एथिल अल्कोहल बना। चलिए अब हम लोग देखते हैं तनी इसका क्या क्या गुण होता है। जो बेंजोनोइक, जो आप कार्बोक्सिलिक पढ़ रहे थे, इसका गुण पहला है कि कार्बन 10 तक के न्यूनतम बसीय अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं और उच्च सदस्य मोम के समान ठोस होते हैं। यानी जो आपके कार्बन 10 तक जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी सदस्य रंगहीन द्रव के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी सदस्य होते हैं सब वह ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसका भी जानकारी होना चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि कार्बन 10 तक जो तत्व होते हैं वह ठोस द्रव और रंगहीन होते हैं, लेकिन इसके बाद से जो एलिमेंट होते हैं वह आपके ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये भी एक गुण है और इस गुण को भी हम लोग बता सकते हैं। दूसरा है कि जो कह रहा है कि न्यूनतम सदस्य कार्बन 4 तक जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये H यानी हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ने पर साथ साथ विलयता घटती है। यह भी बात आपको याद होना चाहिए कि जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है इसमें कार्बन 4 तक के जो सदस्य होते हैं बहुत अधिक घुलनशील होते हैं, लेकिन इसके बाद वाले जो सदस्य होते हैं जैसे जैसे उसमें कार्बन की संख्या बढ़ती है उसका जो घुलनशीलता होता है वह कम होता जाता है। ये भी आपको जानकारी होना चाहिए और आप ये भी चीज़ को बता सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर कि जो सरलतम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे बेंजोइक अम्ल ठंडे जल में लगभग अविलय होता है। यानी जो बेंजोइक अम्ल होता है वह ठंडे जल में अविलय होता है। यह भी पूछा जाता है तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। चलिए अच्छा, जो पांचवा गुण है इस पांचवा गुण को भी हम लोग बता सकते हैं। कुछ गुण याद होना चाहिए। 4 नंबर गुण आप देख रहे हैं, कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल कम ध्रुवीय विलय को जैसे बेंजीन, ईथर और एल्कोहल आदि में भी विलय होता है। यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वह बेंजीन, ईथर और एल्कोहल में भी विलय होता है। 5 नंबर कह सकते हैं कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणन के कारण इनके क्वथनांक अपने समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइड कीटोन और यहाँ तक कि अल्कोहल में भी अधिक होते हैं। अधिकांश कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था में और एरोमेटिक एप्रोटिक विलायकों में हाइड्रोजन बंध बनाकर द्विलक के रूप में उपस्थित होते हैं। ये भी बात आप बता सकते हैं, ये सब पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको ये जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पूछा जाता है तो इस चीज़ को भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उससे संबंधित कुछ रिएक्शन देखते हैं। एनहाइड्राइड का विरचन कैसे, COH आबंध विरचन विचलन संबंधी अभिक्रिया। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यह फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तो अम्ल एनहाइड्राइड बना। यानी आप इसको चाहे तो RCOO
का ट्वाइस करके ये लिख सकते हैं, जिसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का निर्माण हुआ है। उसके बाद से एक चीज़ आता है एस्टरीकरण, ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। तो जब हम लोग जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी क्रिया जब हम लोग एल्कोहल से कराते हैं, याद करो, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, अभी याद हो जाना चाहिए, जब इसकी क्रिया हम लोग ROH से कराते हैं तो क्रिया होने के बाद RCOOR यानी एसिटिक, देखिएगा एस्टर का निर्माण होता है प्लस जल बाहर निकल जाता है। इस क्रिया को हम लोग एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टरीकरण भी पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। उसके बाद से एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड के बारे में भी देखते हैं। देखिए ये आपका है एसिटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये थायोनिल क्लोराइड जिसका सूत्र होता है SOClR2। थायोनिल क्लोराइड से क्रिया का था अम्ल क्लोराइड बना, COCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड पर HCl बना, इसी को एसिल क्लोराइड का बनना कहते हैं। अमोनिया के साथ अभिक्रिया देख लेते हैं, कैसा अभिक्रिया करता है अमोनिया के साथ। तो आप देख सकते हैं कि ये एसिटिक अम्ल है CH3COOH, अमोनिया के साथ क्रिया किया है ना, तो CH3COONH4 का 4, फिर क्रिया किया है तो CH3CONH2 यानी एमाइड का निर्माण है, एसिड एमाइड का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जो आगे की बात होगी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।